आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम क्लास 4। इससे पहले हम प्रॉब्लम क्लास 1, 2, 3 कर चुके हैं, जिनमें हमने अप्रोक्सीमेट 40 क्वेश्चंस को तैयार किया है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉब्लम क्लास 4 का अब फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो अप्रोक्सीमेट किसी चैप्टर का कंप्लीट सिलेबस कवर करते हैं, मतलब हर टाइप का एक दो क्वेश्चन इसमें हम कवर करने की ट्राई करेंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, the electric field on the two sides of a large charged plate is shown in figure। कि कोई प्लेट है जिसके पॉजिटिव चार्ज है और दोनों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड डायग्राम में शो किया हुआ है। The charge density on the plate in SI unit is given by। तो जो चार्ज डेंसिटी है प्लेट की वो क्या होगी? देखो, जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा हम पढ़ते हैं ये होती है Q/A। अब इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी एरिया की बात नहीं की गई है, लेकिन चलो एक बार के लिए अगर हम ये वैल्यू निकालना भी चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं कि गाउस लॉ हम पढ़ते हैं, फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट ए इज इक्वल्स टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर इस ए को इधर ले जाएं, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएं, तो सिग्मा क्यू अपॉन ए टोटल चार्ज अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? E इंटू एप्सिलॉन नॉट। मतलब अगर हमें चार्ज डेंसिटी इस प्लेट की निकालनी हो तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? इसकी या E डॉट एप्सिलॉन नॉट की। देखो चारों ऑप्शन जो है वो कुछ इसी तरह से है, 2 एप्सिलॉन नॉट, 4 एप्सिलॉन नॉट, 10 एप्सिलॉन नॉट, 0। मतलब एप्सिलॉन नॉट तो है ही, हमें इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इसने दे रखा है 8 वोल्ट मीटर इनवर्स, यहां दे रखा है 12 वोल्ट मीटर इनवर्स, यहां एरो है इस डायरेक्शन में, यहां एरो है इस डायरेक्शन में। तो कैसे करेंगे? चलो इसको यूं मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आकर फिनिश होता है? माइनस के चार्ज पे। तो हम ये मान लेते हैं कि यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव है, और कितना है? 8। अब अगर यहां नेगेटिव 8 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूं आ रही है, इस प्लेट का एरो है इधर, मतलब प्लेट के इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड इमर्ज हो रहा है। अब आउटवर्ड अगर आता है तो कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा। कितना ले ले? +12। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की यहां पर हम यूनिट ले लेते हैं +12। तो ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मिलकर ये एक्सपोज करना चाह रहे हैं कि एक तरफ -8 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरी तरफ +12 इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचता है वो कितना बचता है? +4। अगर इस वैल्यू को हम यहां रख दें, इसको हम चार्ज डेंसिटी बोल दें, तो चार्ज डेंसिटी E की जगह आएगा 4, ये एप्सिलॉन नॉट। कितना दे सकते हैं? सिग्मा इज इक्वल्स टू 4 एप्सिलॉन नॉट। देखो फिर से सुनते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन टू साइड्स ऑफ ए लार्ज चार्ज प्लेट इज शोन इन फिगर। कि एक चार्ज प्लेट है जिसके दोनों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ये और ये। Then the charge density on the plate in SI unit is given by। तो जो प्लेट की चार्ज डेंसिटी है वो कैसे दी जाएगी? सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है? Q अपॉन A। कहां से लेके आएंगे? गाउस लॉ में जाएंगे, फाई इज इक्वल्स टू E डॉट A इज इक्वल्स टू सिग्मा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। A को अगर इधर ले आए तो ये क्या बचता है? E एप्सिलॉन नॉट, ये रहा। तो E इसकी वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो हमें इसकी वैल्यू मिल सकती है। कैसे निकाली? नेगेटिव मान लिया हमने यहां, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आ रहा है तो -8, यहां 12 था, बाहर आ रहा है तो हमने ले लिया +12। नेट बचता कितना है? +4, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मान लेंगे? 4। तो सिग्मा कितना मिलता है? 4 एप्सिलॉन नॉट। आज के जो क्वेश्चंस होंगे वो पिछले तीनों लेक्चरों से एक्सीलेंट क्वालिटी के होंगे। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन खराब थे, लेकिन फिर भी इनका जो लेवल है वो पिछले तीनों लेक्चर से कुछ हाई है। ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्लैट स्क्वायर सरफेस विथ साइड्स ऑफ लेंथ L is described by the equation x is equals to L, y may be greater than equals to 0, less than equals to L, z may be greater than equals to 0, may be less than equals to L। क्या है कि कोई ये एक सिस्टम है, x एक्सिस
वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। जेड एक्सिस हम ऊपर लेते हैं, यहां शो नहीं कर रहे हैं एक बार। तो एक ऐसा फ्लैट स्क्वायर सरफेस है जिसकी साइड कैसी है, एल है। तो देखो ये चलो एल मान लेते हैं। तो कितना दे रखा है कि एक्स एक्सिस पे उस सरफेस की साइड कितनी थी, एल। वाई ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू एल। अब देखो अगर इस साइड को आप यू मानते हैं, ये एल है। अब स्क्वायर की हर साइड कितनी होती है, एल। तो अगर इसको एल मानते हैं तो इसको भी कितना मान सकते हैं, मान लो यहां तक है एल। अब एक चीज कंफर्म है कि अगर ये स्क्वायर सरफेस हम मान ले तब तो इस पूरे इक्वेशन की जरूरत कहां पड़ती है, न तो ग्रेटर देन की जरूरत है न इसकी है, तब तो फिक्स है एल है एकदम। लेकिन बोल क्या रखा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब 0 से बड़ा हो सकता है या 0 पे हो सकता है। y इज लेस देन इक्वल्स टू l, 0 से छोटा नहीं हो सकता और l से बड़ा। तो बात तो ये सही है, लेकिन l से छोटा कब होगा, देखो छोटा तब होगा अगर इस सरफेस को हम कुछ यूं मान लेते। ठीक है, ये लो देखो, अब ये जो साइड है वो ये अगर L था तो अगर ये कुछ नीचे झुकता है तो L से कम है। फिर क्या बोलता है, Z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू L। मतलब इस सरफेस को जो हम प्लेन में मान रहे हैं ये यूं नहीं है, ये कैसे है, ये यूं है, कुछ ऊपर उठा हुआ है। अगर इस प्लेन पे बात करते हैं तब तो क्या होगा, 0। प्लेन से थोड़ा ऊपर अगर ये फेस उठता है तो Z क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, लेस देन इक्वल्स टू L। अब क्वेश्चन में आगे चलते हैं। देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q लोकेटेड एट ओरिजिन इज। सवाल ये है कि हम ये पढ़ते हैं कि अगर किसी क्यूब के एक कॉर्नर पे चार्ज हो Q, तो इस चार्ज का जो इस क्यूब के अंदर ऑप्शन आता है या पोर्शन आता है वो कितना होगा, Q/8। इस केस में अगर पूछा जाए कि क्यूब का फ्लक्स क्या होगा तो हम देते हैं Q/8 एप्सिलॉन नॉट। सही बात है, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि एक क्यूब है, इसके सेंटर पर Q चार्ज है, तो इस क्यूब का टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो हम बोलते हैं Q/ε0, क्योंकि टोटल चार्ज इसके अंदर है। पूछता है एक फ्लक्स का क्या होगा, तो बोलते हैं एक फेस का कितना होगा, तो बोलते हैं Q/6ε0। अब एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि एक स्क्वायर प्लेट यूं रखी हुई है और एक Q चार्ज, अगर इसकी साइड A है तो A/2 हाइट पर यहां है। कितनी हाइट पर है, A/2 पर। अब इसका कितना होगा, तो हम इसकी सिमिलरिटी शो कर देते हैं कि कितना ले लेंगे, Q/2 हाइट है तो इसको सेंटर पे मान के एक फेस का फ्लक्स हम बता देते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहली बात तो फेस तो एक है, बाकी 5 फेसेस की बात नहीं है, तो क्या Q/6ε0 को आंसर कर देंगे। एग्जाम में जब क्वेश्चन मिलता है तो हम सीधा यही सोचेंगे कि हाँ ये वही क्वेश्चन है, सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, और हम बी ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक है, अगर कॉर्नर का मानते हैं, क्योंकि चार्ज कहां रखा हुआ है, यहां सेंटर पे, ओरिजिन पे, तो हम किसको टिक करेंगे, इसको टिक करेंगे, तो Q/8 कर देंगे। तो Q/8 तो ऑप्शन में नहीं है। तो तीसरी चीज माइंड में यूं आ सकती है कि ये 6 है, ये 8 है, तो 48 वाले को आंसर कर देंगे। देखो इन सब में क्या चेंज है, इस केस को जब हम पढ़ते हैं तो ये कुछ हाइट पे होता है चार्ज, लेकिन यहां जो चार्ज दिया हुआ है वो है कॉर्नर पे। तो हम एक बार के लिए ये मान जाएं कि ये तो हो ही नहीं सकता। बातें हैं इस केस में, अगर इसको मानते हैं तो जो Q/8 है वो हम किस केस का पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं कंप्लीट क्यूब का। लेकिन पूछ किसका रखा है, फेस का। तो फेस के केस में Q/8 भी आने से गया, एक फेस का पूछा है, तो हम ये मान लें कि Q/8 तो टोटल है, 6 फेस हैं,
6 से डिवाइड कर दे तो 48 आएगा। नहीं, देखो क्या है, जब इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये फेस कुछ यूं उठा हुआ है, इस क्यूब के 3 फेस ऐसे होंगे जहां ये कॉर्नर टच होगा, और इधर के जो 3 ये और ये जो 3 फेस होंगे उन पे ये चार्ज टच में नहीं होगा। तो जो 3 फेस होंगे, ये इधर से फ्लक्स अंदर घुसेगा, इधर से बाहर निकलेगा, तो जितना फ्लक्स एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स बाहर चला गया। मतलब अगर इस साइड के फेस की मैं बात करूं, देखो कितना चार्ज अंदर है, Q/8, तो जो टोटल फ्लक्स है क्यूब का, इसको अगर हम क्यूब मान लें तो कितना होगा, Q/8 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो इधर के 3 फेस है, ये यहां से फ्लक्स इस चार्ज की वजह से फील्ड आएगा, इधर से बाहर निकलेगा, तो जितना एंटर करेगा उतना ही बाहर आए, एंटर उतना एग्जिट। इसकी वजह से इसका फ्लक्स कितना है, 0 है। यहां वाले का भी 0 है, और ये जो एक ऊपर है इसका भी कितना होगा फ्लक्स, 0। मतलब इस केस में क्यूब के 3 फेस कितना फ्लक्स रखते हैं, 0। टोटल कितना है, Q/8। अब जो 3 फेस यहां के बचते हैं जहां ये टच होगा, सिर्फ उन तीनों में ये फ्लक्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितने फेस बचे हैं, 3। टोटल फ्लक्स कितना है, Q/8। तो अब इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, तो जो राइट ऑप्शन मिलता है वो मिलेगा Q/24 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे बहुत कम क्वेश्चन है जो किसी भी बुक्स में दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, बट इन दैट केस इन क्वेश्चंस को लेके कंफ्यूज नहीं हो। कभी क्वेश्चन ये पूछा जाए और आप टिक इसको कर दे, याद रखें, जब इस तरह की कुछ डायमेंशन बताई जाए और 3 फेस आगे चले जाएं, फिर एक फेस की बात की जाए, तो आगे के 3 के लिए फ्लक्स 0 होता है, और जो नेट फ्लक्स होता है वो सिर्फ इन 3 में डिवाइड होगा। इसलिए Q/8 एप्सिलॉन नॉट। एक ये फेस है, एक ये फेस है, और एक ये जो नीचे है यहाँ का, इस फेस का फ्लक्स तीनों में डिवाइड होता है, इसलिए फ्लक्स कितना मिलता है, Q/24 एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड क्वेश्चन के बाद हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कुछ इस तरह का सेम क्वेश्चन एक ग्रेविटेशन में किसी एग्जाम में आया है। क्वेश्चन क्या है, ए पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर ऑफ रेडियस r0 कैरीज ए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। कि एक स्फीयर है जिसकी रेडियस r है और उसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। ए स्फेरिकल कैविटी ऑफ रेडियस r0/2, अगर उसको r0 बोलते हो तो ये r0/2 है, इज देन स्कूप्ड आउट। फिर एक r/2 रेडियस का स्फेरिकल कैविटी इसमें से निकाल लिया गया, एंड देन लेफ्ट एम्प्टी, और फिर इसको खाली छोड़ दिया गया। C1 इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, ये C1 है, पूरे का सेंटर है, एंड C2 इज ऑफ कैविटी, और C2 कैविटी का है। व्हाट इज द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट B? तो B पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। देखो, अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, +1 से। तो इजीली +1 से किधर होगा, प्लस को रिपेल करेगा, या स्फीयर से फील्ड बाहर की तरफ निकलेगा। तो डायरेक्शन तो हम दे सकते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट। अब 2 ऑप्शन है लेफ्ट के, 2 ऑप्शन है राइट के। इनमें सिर्फ लेफ्ट और राइट का डिफरेंस है। अभी क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम जगह कुछ कम मिलेगी, इसलिए मैं इन 2 ऑप्शंस को, जो राइट के ऑप्शन है, इनको यहां से हटा रहा हूं। फिर से सुन ले, स्फीयर से अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो फील्ड किधर आता है, बाहर की तरफ। तो इन दोनों को मैं यहां से हटा देता हूं, ये लो। अब बात करते हैं। देखो, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे पूरे की वजह से, फिर लेंगे इसकी वजह से, और फिर कंप्लीट स्फीयर में से इसको माइनस कर देंगे, बात खत्म। अगर एक बार के लिए हम इस रो की बात नहीं करते हैं, वैसे रो का फॉर्मूला क्या होता है, रो इज इक्वल्स टू Q/V। तो फिलहाल Q इज इक्वल्स टू क्या है, रो V। एक बार के लिए हम इन सब को नहीं मानते थे, ये मान लेते हैं कि अगर इस स्फीयर पे Q चार्ज हो, तो इस स्फीयर पे जिसकी रेडियस r/2 हो, स्फेरिकल केस में किसी बॉडी का अगर यूनिफॉर्म हो, तो मास हो, चार्ज हो, ग्रेविटेशनल फील्ड हो, कुछ भी हो, वो क्यूब के साथ में चेंज होता है। मतलब अगर r/2 लेते हैं
तो Q/8 चार्ज, R/3 लेते हैं तो Q/27 होगा। मतलब अगर किसी स्फेरिकल बॉडी में चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्मली गिवन हो तो नीचे वाले का क्यूब करते ही हमें इस स्फीयर का चार्ज मिलता है। अब इसका चार्ज कितना होगा? Q/8। ठीक है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कंप्लीट स्फीयर की वजह से सरफेस पे कितना लेंगे? E = KQ/R², क्योंकि रेडियस क्या मान लिया हमने? R। ये था कंप्लीट स्फीयर का। अब लेते हैं इस स्कूप्ड पार्ट का, कितना होगा? E-KQ कितना है? Q/8। और इस स्फीयर के लिए ये जो पॉइंट है ये बाहर कहीं है, कितने डिस्टेंस पे है? R ये है, R/2 ये है, तो 3R/2 पे। तो स्क्वायर आएगा KQ/R², और वो R कितना होगा? 3/2। स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9R²/4। क्या लिख सकते हैं? अगर माइनस कर दें इसमें से इसको तो KQ कॉमन आता है, R² कॉमन आता है, 1 माइनस ये 4 से 2 और ये बचता है 1/18। अब देखो Q क्या है? रो इंटू V। रो और V कितना लेते हैं? 4/3 πr³ स्क्वायर का। इस वैल्यू को और इस कैलकुलेशन को अगर हम साथ में कर दें तो क्या आएगा? K Q की जगह पे रो 4/3 πr³, ये नीचे है R², 1 माइनस 1/18 क्या बचेगा? 17/18। देखो ऑप्शन जो है उन सब में नीचे एप्सिलॉन नोट था, तो एक काम करते हैं, इस K की वैल्यू लिख देते हैं 4πε0। देखो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, और कटता है कुछ, R² से ये कैंसिल, पावर बचेगा एक, क्या बचता है? 17 रो R/18 × 3 54 ε0। डायरेक्शन क्या है? लेफ्ट में है, ये लेफ्ट है, ये 17/54, ये रहा राइट ऑप्शन। अब ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन यही आ सकता है, मे बी कि इसी तरह का क्वेश्चन ग्रेविटेशन में से पूछ लिया जाए कि अगर ये बॉडी है, इसके इस पॉइंट से कुछ पार्ट बाहर निकाल दिया जाए तो यहाँ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी क्या होगी। यहाँ पूछा हुआ था इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या होगी, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले कंप्लीट स्फीयर का लेंगे, इसका लेंगे, इसका लेते टाइम याद रखेंगे स्फीयर के केस में नीचे क्या कर देते हैं? क्यूब, जितना भी नीचे किया हुआ हो क्यूब, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ऑप्शन देख लेंगे, के टर्म्स में हो के रख लेंगे, एप्सिलॉन नोट के टर्म्स में हो तो एप्सिलॉन नोट रख लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन है, ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल सेल, एक सेल मतलब जो अंदर से होलो हो, कैरीज पॉजिटिव सरफेस चार्ज इन अपर हाफ एंड नेगेटिव इन लोअर हाफ। जो सरफेस ऊपर का है उस पे पॉजिटिव है और लोअर पे नेगेटिव है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लाइन, तो फील्ड लाइंस कैसी होगी? मैं इन चारों को एक बार करके आपको दिखाता हूं ये क्या कहना चाह रहा है। देखो ऊपर पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। फर्स्ट ऑप्शन है, क्या ये फील्ड लाइंस यूं आकर इधर जाएंगी? देखो प्लस से आती है, ये एरो लगा हुआ है, माइनस पे जाती है। सेकंड ऑप्शन बोलता है कि प्लस से सब बाहर की तरफ निकलेगी, माइनस के अंदर की तरफ आएगी। थर्ड ऑप्शन बोलता है ये प्लस से बाहर जा रही है, माइनस के ऊपर आ रही है। ये प्लस है, ये प्लस के ऊपर, ये इधर से आती है बाहर, नेगेटिव के ऊपर चली जाती है। पॉजिटिव से बाहर जाती है, नेगेटिव से अंदर आती है। देखो अब इसको क्या कहते हैं कि हम ये मानते हैं कि हमारे सिलेबस में जो भी बॉडी दी जाती है वो एक यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी के साथ में दी जाती है। मतलब ऊपर सेम पॉजिटिव चार्ज है और नीचे सेम नेगेटिव चार्ज है। अब फील्ड लाइन सरफेस से परपेंडिकुलर निकलती है, तो यहां भी परपेंडिकुलर है, यहां भी परपेंडिकुलर है, यहां शायद नहीं है तो थर्ड ऑप्शन हटा सकते हैं, और यहां शायद नहीं है तो ये भी हटा सकते हैं। अब जब किसी बॉडी के पॉजिटिव पार्ट से फील्ड लाइन निकलती है, अगर वहां नेगेटिव अवेलेबल नहीं हो
तब तो वो फील्ड लाइन चली जाती है आगे। लेकिन अगर नेगेटिव अवेलेबल हो तो वो नेगेटिव उस फील्ड लाइन को वहीं अट्रैक्ट कर लेता है। अब ये ऑप्शन तो बोलता है कि लाइनें जा रही है और आ रही है, इनका सोर्स अलग है, इनका सोर्स अलग है। लेकिन ये डायग्राम क्या बोलता है, फील्ड लाइन प्लस से आती है और यहां माइनस पे चली जाती है, प्लस से आती है माइनस पे चली जाती है। तो राइट ऑप्शन किसको देंगे, फर्स्ट को। अभी अपने 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब 5th क्वेश्चन से चलने से पहले एक छोटी सी बात है कि इस ऑनलाइन शिक्षा की जितनी अच्छी चीजें हैं उतनी ही बुरी चीजें भी हैं। जैसे जब क्लास में एक टीचर पढ़ा रहा होता है बोर्ड के ऊपर, तो सारे बच्चे सामने होते हैं। टीचर ये देख रहा होता है कि बच्चे का माइंड कब साइड में गया, या कम से कम उसका आई कांटेक्ट टीचर के साथ में बना रहता है। ध्यान से बच्चा चाहे मरे हुए मन से सुनता हो, लेकिन सुनता जरूर है। लेकिन ऑनलाइन शिक्षा में एक तो सामने जो मोबाइल है इसकी स्क्रीन बहुत छोटी होती है, तो बच्चे के लिए कंसंट्रेशन बनाए रखना बड़ा मुश्किल होता है। अगर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि एक बार MBBS के बच्चों की फर्स्ट ईयर की क्लास थी और एक टीचर अपने बच्चों को बता रहा था कि ध्यान से देखना और समझना कितना जरूरी है। अगर आप ध्यान से नहीं सीखते और समझते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। तो टीचर ने अपने एक बच्चे को कहा कि जाओ और आज मैं तुम्हें ये सिखाऊंगा कि MBBS में सीखना क्या है, और बाहर से गोबर उठा के लेके आओ। एक बच्चे ने सोचा कि क्या है, फिर भी बच्चा बाहर गया, थोड़ा गोबर लाके टीचर के सामने रख दिया। अब टीचर ने कहा सबसे पहले मैं इस गोबर में एक उंगली डालूंगा और फिर इसको मुंह में लेऊंगा, फिर आप सबको यही करना है। टीचर ने उंगली उठाई, गोबर में लगाई और फिर उसको मुंह में डाल दिया। अब फिर कहा कि अब एक एक करके सब बच्चे आएंगे और सेम काम करेंगे। बच्चे दुखी थे, लेकिन MBBS का फर्स्ट लेक्चर था, सब आए, उंगली डाली, मुंह में ली, सब वापस आके बैठ गए। टीचर बच्चों को समझाने लगा कि जो काम की बात थी वो क्या थी, कि अगर तुम MBBS में सही से नहीं रहे तो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। बच्चों का सबका मुंह खराब था, सब यूं कर रहे थे। एक ने पूछा साहब बताओ क्या होगा, बोला देखो मैंने गोबर में उंगली ये डाली थी जबकि मुंह में उंगली ये ली थी, और तुम सब ने गोबर में इसी को डाला और इसी को मुंह में लिया। अब अगर आप ध्यान से नहीं समझते हो तो क्वेश्चन समझाया इस उंगली से जाएगा। अब मैं तो फिर भी किसी ऐसी तरह से इस क्वेश्चन को हैंडल कर लूंगा, लेकिन अगर ध्यान नहीं रहा तो तुम्हारे साथ वही गोबर की कहानी होनी है। तो जब क्वेश्चन समझाया जाए इसको लिखें, प्यार से 2 बार देखें, समझें, फिर खुद से करें, फिर ही अगले क्वेश्चन में जाए। अब सवाल करते हैं स्टार्ट। 5th क्वेश्चन क्या है, द फिगर गिव्स द पोटेंशियल V एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस थ्रू 5 रीजन्स ऑन एक्स एक्सिस। कि जो पोटेंशियल है वो अलग अलग वेरिएशन के साथ इस ग्राफ में दिखा रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो E और V के अंदर क्या रिलेशन है, E इज इक्वल्स टू हम पढ़ते हैं -dV/dr। ये dV/dr हमें क्या कहना चाहता है, ये किसी भी जगह पे स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को। मतलब जहां स्लोप ज्यादा होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, और जहां स्लोप कम होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। देखो ये लाइन फ्लैट है, ये लाइन फ्लैट है और यहां का रीजन फ्लैट है, तो हम कह सकते हैं कि 1, 3, 5 इन तीनों का स्लोप बराबर है। जबकि देखो इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज्यादा है। तो यहां से ये दिखता है कि 4th रीजन का स्लोप जो है वो सेकंड से ज्यादा है, और 1, 3, 5 इन तीनों का स्लोप क्या है, बराबर है। तो हम यहां से कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E1, E3, E5 ये तीनों बराबर है, और E4 ज्यादा है E2 से। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, ये एक फिक्स सिस्टम दिखा रखा है, सब में ग्रेटर का सिंबल है, ये नहीं हो सकता। सेम ये ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता। E1, E3, E5 कौन सा ऑप्शन है, ये है। और E2, E4 ये रहा E4 इज ग्रेटर देन E2, इसका ऑप्शन होगा सेकंड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
द डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्ज q इन द इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1 I कैप, E2 J कैप, E3 K कैप, इज R is equals to AI plus BJ, then the work done is। क्वेश्चन यहाँ पे क्यों दिया गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं भी वर्क डन का क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आता है तो वो आता है पोटेंशियल एनर्जी बेस्ड, जिसपे ये बोलते हैं कि पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ले, फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ले और फिर U1 माइनस U2 कर दें। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड R दे रखा है, कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं है। किसकी बात है, वर्क डन की है। देखो वर्क डन क्या होता है, W इज इक्वल्स टू F डॉट डी आर पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट यहां दे रखा है, तो डी आर हमारे पास है। एक काम करते हैं, इस फोर्स को लिख देते हैं Q इंटू ई। अब Q तो स्केलर है, तो इसको सिर्फ लिख देते हैं E डॉट डी आर। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है I का I से, J का J से और K का K से। तो I का I से, ये I है, ये I है, तो A को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, E1 से। B J, J को किससे करेंगे, E2 से। तो A E1, B E2, K है नहीं, ये साइड में चला जाएगा और बाहर क्या बचेगा, Q। तो यहां से हम ऑप्शन दे सकते हैं कि Q को एज इट इज लिख लें E डॉट डी आर, E1 A प्लस E2 B। ऐसा एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। देखो अब देखने के बाद ये क्वेश्चन इजी है। अगर ये मैं नहीं करता हूं, आप सोचते हैं, तो E1 E2 B आने के बाद में माइंड में ऐसा भी आ सकता है कि एक I में है, एक J में है, तो क्या रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कर देंगे, ये भी आ सकता है। या इनमें से भी किसी के बारे में हम सोच सकते हैं। तो माइंड में ये याद रखें कि डॉट प्रोडक्ट से स्केलर प्रॉपर्टी मिलती है, वेक्टर नहीं मिलता है। तो डॉट प्रोडक्ट से जो स्केलर होगा वो I और J में नहीं है, वो डायरेक्ट एक फिक्स वैल्यू मिलेगी जो इस फॉर्मेट में होगी। अब बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। ये प्रॉब्लम भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और ग्रेविटेशन तीनों में कॉमन है और मैंने इसमें पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ले लिया है। अब अगर हम ये एक क्वेश्चन करते हैं तो पहले तो इस एक क्वेश्चन में दो है, पोटेंशियल भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। अब ये तीनों टॉपिक्स में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म और ग्रेविटेशन। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को सीखते हैं तो आपके एक साथ 6 क्वेश्चन तैयार होते हैं। क्वेश्चन क्या है, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू Q are placed along x-axis at x is equals to 1, 2, 4 and so on, आगे तक रखे हुए हैं। Then the potential and electric field at x is equals to 0। क्वेश्चन क्या है कि यहां तो हमें पोटेंशियल और फील्ड निकालने हैं। x is equals to 1 पे, x is equals to 2 पे, x is equals to 4 पे, इन सब पे कोई q चार्ज है एंड सो ऑन, मतलब इनफाइनाइट तक। अब यहां अगर पोटेंशियल लेना हो तो चलो पहले लेते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं, के क्यू अपॉन आर। अब अगर इनफाइनाइट चार्ज हो तो क्या लिखेंगे, क्यू तो सेम है, पहले में आएगा के क्यू अपॉन R1, दूसरे में आएगा के क्यू अपॉन R2, तीसरे में आएगा के क्यू अपॉन R3 प्लस सो ऑन के क्यू। ये तो ले सकते हैं कॉमन। पहले में डिस्टेंस कितनी है, यहां से 1, दूसरे में कितनी है 2 और तीसरे में कितनी है 4, सो ऑन। इसको जीपी बोलते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसका सम जो होता है वो होता है a अपॉन 1 माइनस आर। a होता है फर्स्ट स्टेप और r होता है वो गैप जो कंटिन्यू इंक्रीज होता जा रहा है। तो k q को एज इट इज रख दें, a फर्स्ट स्टेप क्या है 1 है, अपॉन 1 माइनस, देखो ये कंटिन्यू 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ है, 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो 1 माइनस 1/2, 1/2 जाएगा तो कितना बचेगा 1/2, ये 2 आएगा ऊपर, k की वैल्यू रख दें तो ये आएगा 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी क्वेश्चन में हम लेना चाहें तो कैसे लेंगे? सिर्फ के क्यू अपॉन आर की जगह पे जो फॉर्मूला है वो चेंज होकर हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो के क्यू को ले लेंगे कॉमन, आर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। तो अब क्या आएगा 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस सो ऑन। के क्यू को ले लेंगे कॉमन, ए अपॉन 1 माइनस आर, ए क्या है 1, 1 माइनस आर किससे मल्टीप्लाई होता गया है 1/4 से, तो ये लो 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4 क्या होता है 3/4, 4 आएगा ऊपर, 4 के की जगह लिख देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, और ये 3 आ जाएगा नीचे। देखो ऑप्शन देखते हैं, 2q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, यानी आंसर इन दोनों में से है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 4q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3। अब यहां नहीं है 4q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 3, ये रहा राइट ऑप्शन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पे। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा इजी है, इसका सेम क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं। क्या है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज अप्लाइड टू एन कंडक्टर। मान लो एक कंडक्टर की एक कंडक्टर है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। कल हमने सेम क्वेश्चन किया था इंसुलेटर के लिए कि अगर कोई ये इंसुलेटर है के, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो क्या होगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द इंसुलेटर, अगर इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाए तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E बाई के टाइम हो जाता है, मतलब वो कुछ कम हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ पोलैरिटी जनरेट हो जाती है। आज के क्वेश्चन में क्या है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू ए कंडक्टर। अब अगर कंडक्टर के ऊपर अप्लाई किया जाए तो कंडक्टर के केस में जो के है वो होता है इनफाइनाइट, या हम ये कह सकते हैं अगर इस फॉर्मूले से करना चाहें तो E बाई इनफाइनाइट कितना मिलता है 0, या दूसरे वर्ड में हम जानते हैं कि जो कंडक्टिंग बॉडी होती है उसके अंदर चार्ज कितना होता है 0, तो फील्ड जो होता है वो सिर्फ इसके आउटर सरफेस पे होता है, तो अंदर कोई फील्ड है ही नहीं। अगर अंदर फील्ड नहीं है, चार्ज नहीं है, तो E कितना मिलेगा 0। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, ध्यान से देखना, ये लास्ट क्वेश्चन जैसा है, क्वेश्चन नंबर 6, 7 जैसा। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर, देन फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अब ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां दिखा रखा है जिसमें ये सरफेस है, ये 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट है, 40 वोल्ट है, और इन सब का एक्सिस से एंगल कितना है 30 डिग्री है। पूछ क्या रखा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की, उसके बाद में हम बात करेंगे इसके मैग्नीट्यूड की। देखो इधर देखो, हम ये पढ़ते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हो तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो होती है यू, मतलब इसके परपेंडिकुलर। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस फील्ड के परपेंडिकुलर है या फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, मतलब जो फील्ड होगा वो होगा यूं परपेंडिकुलर। तो एक चीज यहां से देख सकते हैं कि इस फील्ड का एक्स एक्सिस से एंगल कितना है 120, मोर देन 90 है, दिखता है। अब दो ऑप्शन तो है 60 डिग्री एंगल के और दो है 120 के, तो ये कंफर्म हो गया है कि ऑप्शन सेकंड या थर्ड में से है। अब निकालते हैं वैल्यू कि वैल्यू कितनी है। देखो ये पता कैसे लगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, मतलब ये एरो इधर लगाएं या एरो इधर लगाएं इलेक्ट्रिक फील्ड का। देखो हम ये जानते हैं ए पॉइंट पे पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है, बी पे फिर और सी पे सबसे कम। क्यों? पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट से किसी चार्ज को लाने में जो वर्क डन है वो पोटेंशियल है। तो यहां सबसे कम, यहां सबसे ज्यादा, यहां सबसे ज्यादा। या हम ये कह सकते हैं कि
कि पोटेंशियल बढ़ता है इधर और फील्ड बढ़ता है इधर। अब पोटेंशियल किधर बढ़ता है 10, 20, 30, 40 नीचे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बढ़ेगा ऊपर। तो इस एरो को हटा देते हैं, फील्ड लगा देते हैं इधर। अब बात आती है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप अगर खुद से ट्राई करेंगे और आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं देखा है, अगर आप डायरेक्ट एग्जाम में फेस करते हैं तो अभी मैं आपको फ्री छोड़ देता हूं, आप एक बार दो बार कितनी भी बार देखना चाहिए कर सकते हैं। करेंगे कैसे, हमें निकालना है ई इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या लेते हैं डीवी अपॉन डी आर। अब डीवी डिफरेंस ऑफ वी, इन दो लाइंस के बीच में कितना डिफरेंस है 10, 20, तो ऊपर तो कितना लिखा जाएगा 10 वोल्ट है। डी आर डिस्टेंस, देखो इस फील्ड डायग्राम को मैं फिर से यहां बनाता हूं, ये एक लाइन है, सॉरी इसको यहां बनाते हैं, ये लाइनें हम खींच देते हैं। अब मान लो ये है 10 वोल्ट, ये है 20 वोल्ट, तो यहां से एक लाइन खींचते हैं जो इस पे परपेंडिकुलर आती है। ये है इनके बीच में डी आर डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है, इसको नहीं लेंगे, डिस्टेंस है ये, क्योंकि पैरेलल डिस्टेंस इनके बीच में कितना चलता है ये है। देखो ये यहां दे रखा है ग्राफ में सेंटीमीटर, मतलब ये साइज कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ये एंगल कितना है 30 डिग्री है। ये लेना हो तो देखो थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 के सामने एच, तो यहां से हम साइन थीटा अगर लगा दें तो आएगा P अपॉन एच, थीटा के सामने परपेंडिकुलर एच है ये, तो डी आर जो आएगा वो आएगा 10 साइन 31/2, यानी कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। मतलब जो दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच गैप लाइन है ये है 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या लगाएंगे 10⁻², ये ऊपर जाएगा तो होगा 1000/5, या यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हम दे सकते हैं 200 वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम। तो क्वेश्चन क्या था, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर एंड फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये डायग्राम है, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करेंगे कितना मिलेगा 120, और फिर जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू dV/dr। E है, dV है, dr है, तो आंसर कितना मिलता है 200 वोल्ट पर मीटर। यहां है 200 वोल्ट पर मीटर मेकिंग 120 विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यहां है 120 विथ नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये गलत है, ये सही है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है सेकेंड है। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, फाइंड द इलेक्ट्रिक वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज Q फ्रॉम A to B इन स्पेयर ऑफ चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू इट्स वॉल्यूम। दिस इज वॉल्यूम, एक स्पेयर है जिसमें कैपिटल Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके सेंटर पे कोई Q चार्ज है, इसको उठाकर लेकर आना है यहां से इस पॉइंट पे। इस प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है। अब अगर आपको यूं लगता हो कि क्वेश्चन एकदम इजी है तो पहले ट्राई आप मार सकते हैं, वरना आगे मैं लेके स्टार्ट करता हूं। ये उस टाइप का क्वेश्चन है जो हम एग्जाम से आने के बाद जब देखते हैं तो उस टाइम माइंड स्ट्राइक करता है यार ये तो वो क्वेश्चन था। देखो जब फर्स्ट टाइम इसको देखेंगे तो हम क्या सोचेंगे कि ये स्पेयर है, पहले यहां था फिर यहां था, लगता है दोनों केसेस में सेम है पोटेंशियल एनर्जी, डिफरेंस करेंगे क्या है 0 है, या आपके माइंड में कुछ और है तो आप सोच सकते हैं। बाकी करना क्या है, देखो ये स्पेयर है। अब इस केस में क्वेश्चन को पोटेंशियल एनर्जी से सोल्व नहीं किया जा सकता। देखो या ये Q चार्ज इसमें यूनिफॉर्मली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये Q, तो इस Q की पोटेंशियल एनर्जी हम दोनों केसेस में लेते हैं। इस Q को यहां कितना वोल्टेज मिलेगा V, तो ये हो गया QV, और जब इसको हम यहां ले आते हैं इस पॉइंट पे यहां, तब इसको पोटेंशियल मान लो मिलता है V डैश। अब सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, याद है अगर कोई स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो 3/2 KQ/R, याद है ऐसा कुछ, तो क्या लिखेंगे Q
K मीन्स 1/4πε0 Q अपॉन R और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3/2 से, तो ये आ गया साथ में ये। इसमें यहां सरफेस पे पोटेंशियल सिंपली क्या है, KQ अपॉन R है, तो यहां आएगा Q K मीन्स 1/4πε0 Q अपॉन R। अब जस्ट दोनों को क्या कर देते हैं, माइनस, देखो Q अपॉन 4πε0 Q अपॉन 4πε0 R, ये तो है कॉमन, इसको बाहर ले लेते हैं। 4πε0 R वहां है 3/2, यहां है 1, 3/2 माइनस 1, 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे आएगा 8πε0 R। ये रहा Q अपॉन 8πε0 R। ये थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट, या हम कह सकते हैं नेक्स्ट 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर टाइम मिलेगा तो आपके लिए एक ऐसा लेक्चर और तैयार करेंगे ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड किसी तरह का कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहे। इसके बाद एक आप इजी क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट सोल्व कर सकते हैं ताकि आप पूरा कॉन्फिडेंट फील करें, क्योंकि इनके बाहर मेरे हिसाब से ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं बचता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रहा। थैंक्स।